हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बलबन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बात की कि बलबन ने केंद्रीय शासन को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। उसके बाद हमने बात की कि बलबन ने सेना का पुनर्गठन किस प्रकार से किया। उसके बाद हमने चर्चा की कि बलबन के समय न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसने न्याय व्यवस्था कैसे लागू की। फिर हमने बलबन के समय गुप्तचर व्यवस्था को पढ़ा और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि बलबन ने अपने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए और किस प्रकार उसको सुधारा। आज हम नेक्स्ट 8वां पॉइंट लेते हैं बलबन की जो अच्छे कार्य हैं जो उसने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए किए। तो 8वां है तुर्क अमीरों का दमन, यानी जो तुर्क अमीर यानी चालीसा मंडल जो कभी भी बगावत करके सत्ता के लिए चुनौती बन सकता था, उनका जो दमन कैसे किया। तो बलबन ने अनुभव किया कि सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्क अमीर थे, यानी जिसका नेतृत्व चालीसा मंडल के हाथों में था। यानी ये तुर्क अमीर कौन, जो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया चालीसा मंडल, ये सुल्तान को कठोरता से शासन करने में बाधा यही उत्पन्न करेंगे। तो बलबन ने सिंहासन को अपने तथा अपने वंशजों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए इस मंडल को चालीसा मंडल को नष्ट करने का संकल्प लिया कि मुझे चालीसा मंडल को ख़त्म करना ही होगा, वरना ये मेरे लिए और मेरे परिवार के फ्यूचर के लिए जो ये शासन पद जो है ये चालीसा मंडल सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसके लिए उसने निम्न से निम्न उपायों का सहारा लिया, यानी घृणित से घृणित कार्य और अच्छा से अच्छा कार्य जो करना था उसने किया। किसी को मतलब चालीसा मंडल के जो सदस्य थे किसी को जहर दे के मरवा दिया, तो किसी को किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से मरवा दिया, किसी को न्याय की ओट में दंडित करके, मतलब जैसे मैंने पढ़ा ना मलिक बकबक को अवध वाले और बदई वाले सूबेदार को मरवाया था ना, सजा दी थी। तो न्याय की ओट में दंडित करके प्रजा की दृष्टि में उसका महत्व गिरा दिया और उसने अपने व्यक्तिगत सेवकों के एक नए दल का गठन किया। जैसे इल्तुतमिश ने 40 का गठन किया, इस प्रकार इसने जो बलबन ने अपने व्यक्तिगत सेवक थे उनका एक नया दल बनाया और उन्हें ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। अपने चचेरे भाई शेर खां, यानी बलबन का चचेरा भाई था शेर खां, जो चालीसा मंडल का प्रमुख सदस्य था, और भटिंडा जो हनुमानगढ़ जिसको बटनेर बोलते थे पहले समाना सुन्नम का जो सूबेदार था, इसको भी जहर देकर के बलबन ने मरवा दिया था। चालीसा मंडल का सक्रिय मेंबर था ये। इसी प्रकार मलिक बकबर और हैबत खान से उसने पीछे छुड़ाया, जो हमने न्याय व्यवस्था के समय इन दोनों को पढ़ा था। इस प्रकार बलबन चालीसा मंडल का सफाया करने में जो है सफल रहा, इसने चालीसा मंडल को खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 9 पे उपद्रवकारी तत्वों का दमन, यानी बलबन के समय जो उपद्रव फैला रहे थे उसका दमन इसने कैसे किया। तो जब ये प्रधानमंत्री था नसीरुद्दीन महमूद के समय, तब भी बलबन ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटमार और उपद्रव मचाने वाले मेवातियों का दमन इसने किया था। परंतु अब जब ये सुल्तान है तो इस समय मेवात क्षेत्र में उपद्रवी वापस जो सक्रिय हो गए हैं और राजधानी दिल्ली तक जो है वो लूटमार करने के लिए धावा मार रहे हैं उपद्रवकारी। इस पर बलबन ने उनका सफाया करने का निश्चय किया कि इनको पूरी तरह खात्मा करना है। आसपास के जंगलों को साफ करवा दिया इसने, मेवात वाले क्षेत्र में, हरियाणा में है ना, हरियाणा और राजस्थान का जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है तो जंगलों को साफ करवा दिया। जंगलों में छिपे मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जंगलों में नई नई सड़कें बनवा दी गई। सड़कें बनवाने का रीजन ये कि सेना कभी भी अभियान के लिए जाए तो रास्ता मिले उनको, से जल्दी पहुंच सके, है ना, जंगल के अंदर तो जो है उपद्रवकारियों तक पहुंच सके। सैनिक चौकियां कायम की गई, यानी कि उन पर कंट्रोल रख, वहाँ रह करके सैनिक उनको कंट्रोल करे उपद्रवियों को। अधिक उपद्रवी क्षेत्रों में साहसी अफगानों को नियुक्त किया गया, यानी वहाँ पर उनको वहीं पर जो पोस्ट परमानेंट वहीं रखा गया चौकियाँ बना करके, और निर्वाह के लिए भूमि दे दी, यानी जागीरें दे करके उन्होंने वहीं पर उपद्रव वाले क्षेत्रों में उन साहसी सेना नायकों को रखा गया। 1 वर्ष के भीतर ही मेवात में जो उपद्रवी थे वो शांत हो गया, यानी मेवातियों वाला विद्रोह शांत हो गया। मेवातियों के बाद बलबन को दोआब में लुटेरों की तरफ ध्यान देना पड़ा। दोआब यानी गंगा यमुना वाले क्षेत्र में। इसमें कंपिली, पटियाला, भोजपुर लुटेरों के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। ये लोग यात्रियों, राहगीरों और व्यापारियों को लूट लिया करते थे। तो ये जो लोग हैं इस क्षेत्र में, ये लोग यात्रियों को, व्यापारियों, राहगीरों को लूटते थे। बलबन ने इन केंद्रों तथा बस्तियों को नष्ट कर दिया, यानी इन बस्तियों को बर्बाद कर दिया। यहाँ भी जंगलों को साफ करवाया, सड़कें बनवाई, सैनिक चौकियाँ कायम करवाई और साहसी सैनिकों को भूमि देकर बसाया। परिणाम स्वरूप सल्तनत में शांति और व्यवस्था कायम हो गई। मार्ग जो डाकुओं से मुक्त हो गए। इसके बाद उसने कटहर के उपद्रवियों का भी कठोरता से दमन किया। तो ये जो उसके प्रशासन सल्तनत के अंदर जो क्षेत्र थे जहाँ पर उपद्रवी थे उनका उसने कैसे समाधान किया। अगली बात करते हैं 10वां नंबर, बंगाल की समस्या और तुगरिल का विद्रोह।
तो बंगाल जो इसका एक प्रांत है, इसकी बात करते हैं। जब बलबन सुल्तान बना उसमें बंगाल में तातर खां का स्वतंत्र शासन था, परंतु उसने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ वर्षों बाद बलबन ने तातर खां की जगह अपने विश्वास पात्र और साहसी दास, उसका दास था बलबन का तुगरिल, उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया। जब बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से संघर्ष कर रहा था, मंगोलों का आतंक छाया हुआ था उस क्षेत्र पे, तो इस परिस्थिति का फायदा उठाकर तुगरिल ने जो है महत्वाकांक्षा उसकी जाग उठी और उसने विद्रोह कर दिया, यानी बंगाल क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलबन ने उसके विद्रोह को अवध के दबाने के लिए उसके विरुद्ध जो भेजा सूबेदार अमीर खां को, लेकिन यह अमीर खां हार करके वापस आ गया। तो नाराज बलबन ने इसको मृत्युदंड की सजा दी अमीर खां को, और स्वयं बलबन तुगरिल के विद्रोह को दमन करने के लिए बंगाल की ओर गया। तो जब तुगरिल को पता लगा कि बलबन खुद आ रहा, तो वो लखनऊ छोड़कर, यानी बंगाल की राजधानी लखनऊ थी, उसको छोड़ करके भाग गया। यह तो भाग गया, लेकिन उसके पकड़ करके तुगरिल को मार दिया गया और तुगरिल के परिवारजन, मित्र और समर्थक जिन्होंने तुगरिल को सपोर्ट किया, वो हजारों की संख्या में उन लोगों को सड़कों के, लखनऊ की सड़कों पर दोनों किनारों पर कहते हैं कि किलोमीटर, मतलब कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, वहाँ पर उनको मौत के घाट पब्लिक के सामने, जनता के सामने बहुत ही नरसंसता से मारा गया था। और ये लिखा हुआ, एक इतिहासकारों ने लिखा है कि इस घटना को देख करके जो जनता थी उनमें से बहुत से लोग मूर्छित होकर गिर भी गए थे। इतनी नर्ममता से जो है तुगरिल के मित्रों को, परिवारजनों को और समर्थकों को मौत के घाट उतारा था बलबन ने। इसके बाद लखनऊ का शासन जो है बलबन ने अपने छोटे बेटे जो है बुगरा खां, उसको सौंप करके आ गया और चेतावनी देकर आया बुगरा खां को कि अगर तूने भी बगावत करने की कोशिश की तो जैसा अभी तुमने देखा है लखनऊ की सड़कों पर, वैसा ही होगा। इसलिए चेतावनी देकर बलबन दिल्ली लौट आया, यानी बगावत की तो गंभीर परिणाम होंगे। नेक्स्ट 11 नंबर पे मंगोल संकट और सीमांत नीति, यानी मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं सीमांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, और उसके लिए बलबन क्या कर रहा है। तो मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बलबन ने कुछ निश्चित कदम उठाए, जो इस प्रकार हैं। पहला कदम ये है कि जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे उन पर नए दुर्ग बनवाए, यानी दुर्ग बनाकर उनमें सेना रखे, हथियार रखे, ताकि मंगोलों को सीमा पर ही रोका जाए, रास्ते में ही रोका जाए, और शक्तिशाली सैनिक चौकियां कायम की गई। दूसरा है सीमांत सुरक्षा का दायित्व योग्य एवं विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा गया। तो सीमा की सुरक्षा का भार जो योग्य सैनिकों को, विश्वस्त अधिकारियों को सौंपा गया। प्रारंभ में उसने अपने चचेरे भाई शेर खां, जिसकी हमने पीछे बात की कि उसको बाद में जेल देकर मरवा दिया था, तो शेर खां को मंगोलों के विरुद्ध सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। शेर खां ने अपनी शूरवीरता से मंगोलों में आतंक पैदा किया और 1270 में उसने ये दायित्व, यानी बलबन ने अपना ये जो मंगोल सुरक्षा का दायित्व है अपने दोनों बेटे मोहम्मद खां और बुगरा खां को सौंप दिया। यानी 1270 ईस्वी में अब मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा करने के लिए बलबन के दोनों बेटे वहाँ पर हैं, मोहम्मद खां और बुगरा खां। तीसरा कदम क्या उठाए, मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया, यानी दूसरे राज्यों को जीतकर अपने अधीन करने की नीति उसने छोड़ दी कि वो नहीं करना, सिर्फ मंगोलों से रक्षा करनी है और अपना साम्राज्य जितना है उसको सुरक्षित रखना है। चौथा है सीमा प्रांत पर पुराने दुर्गों को मरम्मत करवाकर वहाँ भी योग्य सैनिकों को रखा गया, यानी जो दुर्ग पुराने हो गए थे, टूट फूट गए थे, उनको मरम्मत कराकर वहाँ सैनिक रखी जाए ताकि मंगोलों के आक्रमण के समय वो उनको रोकने में बाकी सेना की हेल्प कर सके। तो बलबन के प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ वर्षों तक तो सीमांत क्षेत्रों में शांति बनी रही, परंतु 1279 ईस्वी को मंगोलों ने पुनः आक्रमण शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें बुरी तरह हरा करके भगाया गया। 1285 में तैमूर खां, या मंगोलों का नेता है तैमूर खां, के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। युवराज मोहम्मद खां ने उन्हें परास्त करके खदेड़ दिया, वापस भगा दिया, परंतु इस लड़ाई में स्वयं जो है मोहम्मद खां जो है युवराज वो मारा गया, और इस युवराज के मरने से बलबन को गहरा सदमा लगा। फिर भी उसने सीमांत सुरक्षा की में कोई कमी नहीं आने दी और उसके जो है उसके युवराज जो मोहम्मद खां था, उसका बेटा युवराज के जो पुत्र था मोहम्मद का खुसरो, मर्द युवराज के पुत्र खुसरो को पिता के स्थान पर जो है ये उत्तर पश्चिम सीमा में सुरक्षा के लिए, मंगोलों से रक्षा के लिए इसको नियुक्त किया इसने। तो अब लेते हैं बलबन की मौत। तो बलबन का जो बेटा मरा है मंगोलों से लड़ते हुए मोहम्मद खां, वो बलबन को प्राणों से भी अधिक प्यारा था और उसने अपना उत्तराधिकारी जो है भी उसने नियुक्त कर रखा था, यानी उसने कहा था कि मेरे बाद मोहम्मद खान नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा। अब उसकी अकाल मृत्यु ने 80 वर्षीय बलबन को मृतप्राय बना दिया। तो इसकी मौत की वजह से बलबन टूट गया
और मरे हुए जैसे समान हो गया। उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को, जो उसमें बंगाल का सूबेदार था, अपने पास बुला लिया। परंतु कुछ दिनों बाद बुगरा खां पिता से बिना पूछे ही वापस लखनऊ लौट गया, यानी वो बंगाल में ही खुश है। तो बलबन ने मृत्यु से पूर्व दिल्ली के कोतवाल और वजीर को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु के बाद शहजादा मोहम्मद के जो पुत्र है खुसरो, उसको सिंहासन पर बिठाया जाए। यानी बुगरा खां बंगाल में है तो उसको वहीं रहने दिया जाए। मोहम्मद जिसको उसने उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसका बेटा जो है खुसरो, जो मंगोलों के विरुद्ध काम कर रहा है अभी, उसको जो है सुल्तान बनाया जाए। 1287 के मध्य में इस महान सुल्तान बलबन की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार बलबन का शासनकाल समाप्त हो जाता है, एक योग्य शासक साबित होता है। तब बात करते हैं इसके बारे में, अंतिम बलबन के बारे में, बलबन का चरित्र और मूल्यांकन। तो बलबन एक सफल महान सुल्तान था। अब महान इसलिए क्योंकि इसने अपने राज्य की हर समस्या का बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रशासन को बहुत अच्छे ढंग से संभाला था, कार्य किया था। एक साधारण दास की स्थिति से वो उन्नति करते हुए सुल्तान बन गया। यह उसकी योग्यता, प्रतिभा, कूटनीति दक्षता और नेतृत्व क्षमता के कारण ही संभव हो पाया था। उसके मूल्यांकन में पक्ष विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया, यानी उसके बारे में पॉजिटिव भी लोगों ने बहुत कहा, नेगेटिव भी बहुत कहा है। नेगेटिव क्या, जैसे वह धर्मान था, यानी सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भला सोचता था, बाकी का धार्मिक दृष्टि से संकीर्ण था। और अपनी बहुसंख्यक प्रजा यानी मुसलमानों के अलावा जो बाकी थे के प्रति उसका व्यवहार असहिष्णुतापूर्ण था। तो ये उसके बारे में नेगेटिव बातें हैं। और भी है कि उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था, यानी नई चीज़ें ईजाद करना, नई चीज़ें बनाना और उनको लागू करना, इसमें ये योग्यता नहीं थी। व्यवस्था कायम करने की शक्ति थी, मतलब नई चीज़ें बना करके उनको लागू करने की नहीं थी, पुरानी चीज़ों को ही वो लागू कर रहा था। नई चीज़ों का आविष्कार करने की उसमें क्षमता नहीं थी। उपरोक्त कमियों के उपरांत भी बलबन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो अब ये कमियां जो बताई जा रही है, फिर भी इन कमियों के होते हुए भी जो बलबन का महत्व है 20-21 साल के शासन का, तो वो उसको महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इलबारी शासकों में सर्वश्रेष्ठ होने का श्रेय इसको दिया जाता है। इलबारी जो गुलाम वंश के जो राजा हुए, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ शासक इसको माना जाता है। बलबन ने रक्त और लोहे की नीति के माध्यम से, तो ये है ना, रक्त और लोहे की मैंने पहले ही बात की, बलबन ने रक्त और लोहे की नीति से जो है न केवल सल्तनत को विघटन से बचाया, अपितु उसको सुदृढ़ भी बनाया, यानी मजबूत भी बनाया। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ने लिखा है कि बलबन जिसने घोर संकटीय स्थिति में पड़े हुए शिशु मुस्लिम साम्राज्य, शिशु मतलब अभी नया नया ही मुस्लिम राज्य है, सल्तनत है, इसको सुरक्षित रखा और नष्ट होने से बचाया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वे सदैव उच्च स्थान पाता रहेगा, यानी मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसमें बलबन का सदैव एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। अब आगे बात करते हैं बलबन की मृत्यु के बाद नेक्स्ट कौन शासक बनता है। तो बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके बड़े पुत्र के लड़के खुसरो की, जब बलबन बोल के गया था कि खुसरो को बनाना, जबकि अमीरों ने क्या किया, उसके छोटे पुत्र बुगरा खां जो बंगाल का सूबेदार है, उसका लड़का था केकूबाद, उसको सुल्तान बना दिया। लेकिन वह जो है सुल्तान बनने के बाद में केकूबाद पहले योग्य था, लेकिन अब ये रास्ता भटक गया और ज़्यादा शराब पीने लगा, अमीरों के षड्यंत्र में फंसा रहा। ज़्यादा शराब पीने के कारण उसके शरीर को लकवा मार गया। इस कारण अमीरों ने इस केकूबाद का ही छोटा बच्चा था, पुत्र था क्यूमर्स, उसको सिंहासन पर बिठा दिया। जब इसको केकूबाद को लकवा हो गया तो इसके छोटे अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन में बिठा गया। इसी समय दरबार में जलालुद्दीन खिलजी का प्रभाव बढ़ गया। ये जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का ससुर और चाचा होता है, ये इसका प्रभाव बढ़ गया। जलालुद्दीन खिलजी ने केकूबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी और 13 जून 1290 को अपने आप को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। पद्मावत पिक्चर देखते हो, उसमें जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनता वो। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 6 वर्ष शासन किया, यानी 1290 से लेकर 1296। देखो अब गुलाम वंश यहाँ खत्म हो गया, केकूबाद और क्यूमर्स के मौत के बाद साथ ही गुलाम वंश खत्म हो गया। अब जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश में नहीं आता, ये खिलजी क्रांति कहलाती है और ये खिलजी वंश की स्थापना हुई है, ये गुलाम वंश में नहीं आता। तो उसके बाद 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी हमारे सिलेबस में नहीं है, केकूबाद क्यूमर्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जो हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा।